जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करें एजुटेरिया का जो दरोगा का सेट आया था, जिसका हम 5 सेट पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेट नंबर 6। तो इसमें हम थोड़ा सा सुविधा के लिए उस सेट को कट करके एक एक साइड करके, जैसे कि एक साइड में जितने भी क्वेश्चन है, 5 6 7 जो भी क्वेश्चन है उस अनुसार लिख लिए, जिससे कि उस अनुसार हम PDF फॉर्मेट में बना लिए हैं, जिससे कि दाहिने साइड में हमको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से हम और पहले से हम जो है इसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम लिख के लाए हैं, जिससे कि यहाँ पे लिखने में समय बर्बाद ना हो और कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक कंटेंट दिया जाए। इसलिए मैं पहले से ही इसमें लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल सत्य है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थ के निक्षेप नहीं है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थ के निक्षेप नहीं है, ये पॉइंट जो है गलत है। नहीं, गलत हो गया है, क्योंकि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थ का निक्षेप है, इसलिए ये गलत हो गया। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये भी सत्य है। तो 1 और 3 जो है इसमें सत्य है। आते हैं मेघालय के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौकरेक है। मेघालय में कौन कौन सी जाति जनजाति पाई जाती है? गारो, खासी, जैंतिया। और यही जो पर्वत भी पूछा जाए तो यही पर्वत भी पाया जाता है, गारो, खासी, जैंतिया। राजधानी मेघालय की शिलोंग है। और मेघालय के सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा है मेघालय के सीएम। और मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। मेघालय के राज्यपाल कौन है? CH विजयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी? तो हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, अर्कावती कावेरी की सहायक नदी है, अमरावती भी कावेरी की सहायक नदी है। लेकिन इंद्रावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, और कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। और बाकी जलप्रपात, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। किस क्षेत्र में, मतलब किस ओर से किस ओर जाने पे जो है पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ये पूछा गया है। जब हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो जाड़े में होने वाली जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ के अंतर्गत जो है रबी फसलों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है। ये जो वर्षा होता है ये रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हिमनद मिट्टी और हिमोड के जमाव को करेवा कहा जाता है, ये सत्य है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी सत्य है। द्वार स्थलाकृति चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, ये भी सत्य है। और ये जो चाय बागान या द्वार स्थलाकृति जो है ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो 1 2 3 तीनों सत्य है। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। और आपसे अगर पूछा जाए ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है गुजरात वाला, ये कहाँ है? ये जो है काकरापारा में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित पहाड़ी जनजाति को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो इसमें हो जाएगा गारो, खासी, जैंतिया और नागा, जिसमें गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में पाया जाता है और नागा पहाड़ी जो है वो नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, और यही नागा पहाड़ी पे ही नागा जनजाति भी पाई जाती है।
नेक्स्ट है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दिन और रात की अवधि के अनुसार जो है कौन सा कथन सही है ये पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ जाता है, ये पॉइंट जो है सत्य है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात जो है सालों भर यानी वर्ष भर जो है समान होता है। वर्ष भर क्या होता है, समान होता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है वर्ष भर समान होता है, यानी 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल के साथ जो सीमा साझा करता है, सबसे पहले ये जान लीजिए इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है। 1949 में एक युद्ध विराम हुआ था जिसमें एक ग्रीन लाइन बनाया गया था। क्या बनाया गया था, ग्रीन लाइन, जिसके तहत जो है इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। और सीमा का निर्धारण किया गया था तो इसके टचेबल, इसके जो सीमा साझा करता हुआ देश कौन कौन सा है, इसका सीमा साझा करता हुआ देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है इससे सीमा साझा करता है। लेकिन इसमें से मात्र दो देश है, इसमें से मात्र दो देश है जो मिस्र और जॉर्डन, जो औपचारिक रूप से मान्यता देता है इस सीमा का। मिस्र और जॉर्डन जो है वो औपचारिक रूप से मान्यता देता है। बाकी जो जो भी देश है वो मान्यता नहीं देता औपचारिक रूप से। नेक्स्ट नेक्स्ट मिलान करना है प्रायद्वीपीय और भौगोलिक स्थिति का। आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप जो है बिस्के की खाड़ी में है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर और कोप यार्क प्रायद्वीप जो है कारपेंटेरिया की खाड़ी में है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम, सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका क्या क्या आयतन होता है। तो ऑर्गन का हो गया 0.93%, नियोन का होता है 0.0018%, हीलियम का होता है 0.0005% और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.038%। तो इसके अनुसार आप इसे जब मैच कीजिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 4 2 3। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 20.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है चक्रवात और देश का। विली विली, विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया का है। टैफू, अच्छा रुकिए, विली विली ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन जो है ये यूएसए का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी अब देख लेते हैं, टैफू जो है ये जापान का है और बगोइयो जो है ये फिलीपींस का है। तो इस अनुसार हम इसको मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है देश और राजधानी को। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी आपको बेरूत। मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुई। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और जर्मनी का बर्लिन। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। ठीक है, वाष्पशील, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो प्रदूषक जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक प्रदूषक के संयोग से बनता है, उसको हम द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। भू स्तरीय ओजोन ये जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। और अम्ल वर्षा जो है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है। तो इसमें हो जाएगा श्वेत उदर बगुला, बंगाल का जो है फ्लोरिकन और स्पून बिल्डर सेंडपाइडर। ये तीनों जो है IUCN के अनुसार लाल सूची में गंभीर संकटग्रस्त घोषित किया गया इसको। तो 1 2 3 तीनों आंसर हो जाएगा। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो अशोक का जो कांधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख वो लिखा गया है कौन सी लिपि में, यूनानी और अरमाइक लिपि में। कौन सी लिपि में लिखा गया है, यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर है वो स्थित है, वो बताना है। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे। इसके अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए, चनहुदरो जो है सिंधु नदी के तट पे है। बनावली रंगोई नदी के तट पे और धौलावीरा जो है मानसर नदी के तट पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पालवंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण मात्र एक कारण था, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कन्नौज पर नियंत्रण यानी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसकी जीत हुई थी, वही विजयी हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, बिल्कुल सत्य है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, ये भी सत्य है। एक और दो जो है दोनों सत्य है। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच चल रहा था? तो शीत युद्ध जो है 1947 से 1991 तक चला था, और ये जो चला था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। एक और इंपॉर्टेंट युद्ध है प्रॉक्सी युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध जो है कोरिया और वियतनाम के मध्य हुआ था। कोरिया और वियतनाम के मध्य हुआ था प्रॉक्सी युद्ध। नेक्स्ट, चिनक्लीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लीजिए। और इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो वह औरंगजेब के मशहूर सेनापति रह चुका था, ये सत्य है। चिंकलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, ये भी सत्य है। चिंकलीज खां ने असफजाही वंश की नींव डाली थी, ये भी सत्य है। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदू और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे, यही गलत है। ये जो है चिंकलीज खां के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी सेना। ये सेना जो स्थापित की गई थी अवध के शासकों द्वारा, अवध के शासकों के द्वारा जो है ये सेना स्थापित की गई थी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर यानी कथन नंबर 4 जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सत्य है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सत्य है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है। विवाहित जो स्त्रियां थी उसे अपने माता पिता से नहीं, उसे अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था। किससे? पति से। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। और ये सारी जो जानकारी, ये सारी जानकारी आपको विनय पिटक से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1866 में हुई थी और इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है 8 फरवरी 1946 को स्टार्ट हुआ था और 15 फरवरी 1946 को जो है ये आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके कहने पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कहने पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1946। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उन्हें बंद कर दिया गया था जेल में, जिसमें से महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में। अबुल कलाम आजाद को कहाँ बंद किया गया था? बांकुरा जेल में। ठीक है, नेक्स्ट है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1927 ईस्वी में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ये हुआ था नवंबर 1927 में। कब गठन हुआ था? नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत आया था ये 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लग गया था, जिसके कारण उनकी आगे जाके मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सत्य है। अगर आपको और एग्जैक्ट डेट जानना है तो 19 जुलाई को की गई थी। कहीं 19 जुलाई कहीं 20 जुलाई देता है, लेकिन अधिक ऑथेंटिक जो है 19 जुलाई है। चलिए ये तो सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है ना। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सत्य है।
गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, ये गलत है। क्योंकि गरम दल और नरम दल जो है उस समय तक पृथक नहीं हुए थे। गरम दल और नरम दल जो है उनका विभाजन जो हुआ है, ये हुआ है सूरत विभाजन, सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1907 में, उसमें जो है गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है। और आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे, ये भी सत्य है। तो केवल 3 जो है गलत है, और यही पूछा जा रहा था कि कौन सा गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कार्नवालिस के द्वारा किया गया था, ये तो सत्य है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था की गई, ये गलत है। क्योंकि थानों की भी व्यवस्था जो है कार्नवालिस के समय ही किया गया था, तो केवल एक इसमें सत्य हो जाएगा। और कार्नवालिस के बारे में कुछ अलग पॉइंट भी आप लोग जान लीजिए। सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्पात का चौखट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट कहा गया है, और कार्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो कौन से जन आंदोलन के दौरान हुई थी, ये बताना है। तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। आप ये जान लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 के दौरान। असहयोग आंदोलन 1930 के आसपास हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 के आसपास हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? तो तीस्ता प्रहार अभ्यास का 2025 का आयोजन जो है भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछा जा सकता है कि डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो है कहाँ किया गया है इसका अभ्यास? तो ये किया गया है यूएई में। डस्टलिक जो है ये किया गया है पुणे में। टाइगर ट्रम्प किया गया है विशाखापट्टनम में। इंद्र अभ्यास किया गया है चेन्नई में। और प्रचंड प्रहार जो किया गया है ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कुछ देर पहले मैंने कुछ गलत बता दिए थे आप लोगों को, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। असहयोग आंदोलन जो है 1930 में नहीं 1920 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए मैंने गलत लिख दिया था जिसकी वजह से गलत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था। ठीक है, अब क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैंने गलत बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई, वह इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी वी महिला मुख्यमंत्री है? तो ये जो है चौथी महिला मुख्यमंत्री है। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, और तीसरी आतिशी मार्लिना, और चौथा जो है रेखा गुप्ता। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य के शासित सरकार द्वारा किया गया? ये किया गया बिहार के द्वारा। और इसके द्वारा जो है 40,000 प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाता है। 1 हेक्टेयर पे 40,000 रुपया उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो लगाया गया है, ये लगाया गया है 6.3%। कितना लगाया गया है? 6.3%। और कुछ अन्य संस्था के द्वारा भी अनुमान लगाया गया है, जैसे आरबीआई के द्वारा 6.5%, एडीबी के द्वारा 7%, आईएमएफ के द्वारा 6.2% और फिच के द्वारा 6.4%। नेक्स्ट, हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल। किसे लॉन्च किया गया? उम्मीद पोर्टल। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वो नई दिल्ली में लगाई गई है। नेक्स्ट, यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, यूएनएफपीए के अनुसार इसे ध्यान रखना है। ठीक है। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था? विमान का नाम था बोइंग 7878। बोइंग 787-8। ठीक है। तो इस
दुर्घटना कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 12 जून 2025 को ये दुर्घटना हुई थी। इसमें कुल 242 लोग सवार थे और टाटा के द्वारा घोषणा किया गया है कि 1 करोड़ प्रति परिजन को, जितने घर में जिसके भी घर से मृत्यु हुई है, तो 1 करोड़ रुपया प्रति परिजन को दिया जाएगा। नेक्स्ट, ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? तो ये है अपना बिहार। बिहार बनने वाला है। और इसके तहत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इसी नेट, इसी नेट नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट इसे ध्यान रखिएगा, इसमें मात्र 10% वोट ही जो है इसी नेट के माध्यम से दिया जाएगा, उससे अधिक वोट नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा इसी नेट के माध्यम से वोट दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत जो है 131वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 131वें स्थान पे है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पे है। और हैप्पीनेस में 118वें स्थान पे है। भुखमरी में 105वें स्थान पे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसमें वो जो है 110 भारतीय नागरिक को ईरान से निकाला था। और ऑपरेशन प्रोमिस के बारे में जान लीजिए। ऑपरेशन प्रोमिस जो है, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस करके ऐसे कुछ नाम है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया था ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 करके, ठीक है। ऑपरेशन लायन करके जो है इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। और ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है म्यांमार में भूकंप पीड़ित की सहायता से संबंधित है ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो स्वीडन में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के वेरे में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो INS अर्नाला को। किसको शामिल किया गया है? INS अर्नाला को शामिल किया गया है। देखिए, मैं पहले से लिख के इतना सारा पॉइंट लाया हूँ, जिसकी वजह से समय जो है वो कम लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके लिखते जाऊँ तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा और वीडियो जो है 1.5 से 2 घंटे से भी अधिक का भी जा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं पहले से लिख के लाता हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि पर डे एक सेट देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। सिमोना हालेप, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों में संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिला है? मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, दर्जा प्राप्त है, ठीक है। एक पहला हो गया आपका BJP, दूसरा होगा BSP, तीसरा है आप, चौथा है कम्युनिस्ट, पांचवा है कांग्रेस और छठा है NPP, ठीक है। तो इसके अनुसार आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उदारवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूलों से अधिक वरीयता देते थे, ये सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते थे, ये भी सही है। उदारवादी के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है इसमें। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? नागरिकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। तीसरे भाग में है ही नहीं नागरिकता का प्रावधान, ये जो है दूसरे भाग में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है नागरिकता का प्रावधान। दूसरा पॉइंट यही गलत हो गया और यही आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है, बिल्कुल सत्य है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है, ये भी सत्य है। सर्वोच्च नागरिक
ने बम्बई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकार के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सिर्फ गलत था। धर्मनिरपेक्षता का संबंध में नेहरू के विचार, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्म को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी धर्म की तरफदारी नहीं करना, ये सही है। तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना, ये भी सही है। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी, ये गलत है। 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये केवल केंद्र के पास। किसके पास है? केवल केंद्र के पास है। और इससे संबंधित आपको अनुच्छेद 248 में प्रावधान मिलेंगे। और ये जो अपशिष्ट सूची लिया गया है, फिर अपशिष्ट विषय लिया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे कि अवशिष्ट विषय के अंतर्गत वैसे आता क्या है, तो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सब जो भी है ना, ये सब आता है अवशिष्ट विषय के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, जो भी बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ये लागू कब से हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। इसमें कुल 18 विषय हैं। भाग 9 के ए में ये जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये बताना है। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन ना करता हो, तो ये बिल्कुल सही है। न्यायपालिका ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम इसमें हो जाएगा आपको प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज। तो इसे आप मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार कर लीजिए। पढ़ लेते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, ये बिल्कुल सत्य है। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, बिल्कुल सत्य है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। 1 और 2 दोनों सत्य है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों का दोनों सत्य है, तो असत्य कहाँ से हो जाएगा? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि निवारक निरोध के संरक्षण में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल गिरफ्तारी अलग है और निवारक निरोध के संरक्षण में जो गिरफ्तारी होगी वो गिरफ्तारी अलग होती है, इसे ध्यान रखिएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, ये सत्य है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सत्य है। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ये भी सत्य है। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले में 1 माह के भीतर परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख रखना होगा, बिल्कुल गलत है। 1 माह के भीतर नहीं, 3 माह के भीतर इसे रखना होगा, तो ये पॉइंट गलत हो गया और यही आंसर हो जाएगा। और मैंने एक पॉइंट है अपवाद, मैंने यहाँ पे बोला था ना, इसे ध्यान रखिएगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा, लेकिन न्यायाधीश के भीतर जो है 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपवाद है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VK राव द्वारा कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। और ये जो है 49 रुपये, अनुमान कितना लगाया गया था इनके द्वारा? प्रति व्यक्ति आएगा 49 रुपये। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था 1867-68 में, उनके द्वारा 20 रुपया प्रति व्यक्ति निकाला गया था। और वर्तमान में 2025 में जो है 2.4 लाख प्रति व्यक्ति आय है।
सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है M1, और M1 को संकुचित मुद्रा भी कहते हैं, M1 को संकुचित मुद्रा भी कहते हैं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश की स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है फ्रैंकफर्ट, ये आपको हो जाएगा जर्मनी से। किससे संबंधित है? मेरे अनुसार इसका आंसर जर्मनी, ठीक है, जर्मनी सही जवाब है, ठीक है, जर्मनी सही होगा। और आप जान लीजिए डी जोन्स जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये न्यूयॉर्क से संबंधित है। निक्की जो है ये टोक्यो से संबंधित है, और आईपीसी जो है मैक्सिको से संबंधित है। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो करवे समिति का जो संबंध है वो लघु उद्योग से है। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है 1969 में प्रारंभ की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो चुनावी बॉन्ड योजना को जो है 2017-18 के बजट में पेश किया गया था चुनावी बॉन्ड, लेकिन हाल ही में जो है चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के 1 के 1 तहत रद्द कर दिया है। अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत इसे जो है रद्द कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। रेशम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पे विचार करना है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, सही है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही है। रेशम के रेशे रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट मिलान करना है अम्ल और जिसमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, सही है। टार्टेरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। यही पॉइंट जो है गलत है, इसमें पूछ रहा है सही ना, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ये सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 जो है इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। जैव विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही जो है ये जैव विकास की अवधारणा का वर्णन किए हैं। तो चलिए एक सूची का मिलान करना है, फाइलम और विशेषता। चलिए मिलान कर देते हैं। सॉरी, चलिए। एनिलिडा जो है, एनिलिडा में वास्तविक देह गुहा होता है। ऑर्थोपोडा में जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। मोलस्का में खुला संवहनी तंत्र होता है। इकाइनोडर्मेटा में त्वचा कांटों से आच्छादित होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कर लेते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है, सही है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, ये भी सही है। परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागन कहलाता है, ये भी सही है। 1 2 3 जो है इसमें सत्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर देते हैं विचार, और इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा का अनिवार्यता नहीं होती है, यही पॉइंट गलत हो गया। नहीं होती है जहां बोल दिया ये गलत, नहीं अगर हटा देते हैं तो फिर पॉइंट सही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव मुख्यतः राइजोबियम का होता है, ये सत्य है। तो केवल 2 जो है इसमें सत्य है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्धारित की जाती है ध्वनि की आवृत्ति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण का खोज किसने किया था? तो अल्फा किरण का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और अल्फा किरण में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है।
यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, और यदि एक प्रतिरोध का मान इतना ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/Req बराबर 1/R1 प्लस R2 मतलब जितने दिए हुए हैं इसमें दो मान दिया हुआ है, तो इसमें दो ही 1/R1 प्लस 1/R2 पे निकालना पड़ेगा। तो इस अनुसार आप इसको निकालिएगा तो फॉर्मूला आपका बन के ये आएगा। और Req इसके जगह पे 1.403 रख दीजिएगा, और R1 की जगह पे आप एक मान ले लीजिए, और R2 आपको निकालना है। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका आंसर 4.70 किलो ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलें तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। तो सेल्सियस की जगह पे 50 रख देना है, 50/5 और फिर F-32/9। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, चलिए कर ही देते हैं, 5 से 10 बार में 10 से गुना हो जाएगा 90, और फिर 90 में से 32 जुड़ जाएगा, तब तो फ़ारेनहाइट पता चलेगा, तो 122 हो जाएगा। चलिए, सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा, तो कम हो जाएगा। आदर्श ईंधन के बारे में औसत कथन क्या है, तो आदर्श ईंधन के बारे में औसत कथन कौन सा है ये बताना है। चलिए, इसका उसमें मान निम्न तथा ज्वलन ताप जो है अत्यधिक होता है, ये पॉइंट गलत है। इसका उसमें मान निम्न तथा ज्वलन ताप जो है अत्यधिक होता है, ये पॉइंट गलत है। बाकी सब सही है, क्योंकि यह जो है सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध एवं वहन योग्य भी होता है, सही है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ये भी सही है। यह आसानी से जलने तथा इसका उसमें मान उच्च होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह जो है टिंडल प्रभाव का उदाहरण, किसका उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। उपयुक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है, तो ये हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, केवल एक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है, तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम जो है प्रदर्शित करेगा। इसको आप देख, सबसे कम हो जाएगा इसमें बढ़ता हुआ, हम बता देते हैं, रेडियो तरंग होगा, उससे अधिक हो जाएगा सूक्ष्म तरंग, उससे अधिक हो जाएगा अवरक्त तरंग, उससे अधिक दृश्य प्रकाश, उससे अधिक हो जाएगा परावैरणिक तरंग, उससे अधिक एक्स किरण, और उससे अधिक हो जाएगा गामा किरण। इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्पिरिन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एस्पिरिन नारकोटिक पिराहारी होता है, यही सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन जो है नन नारकोटिक पिराहारी होता है। ठीक है, नन नारकोटिक पिराहारी होता है एस्पिरिन। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ये भी सही है। यह तंत्रिक्रिय सक्रिय औषधि है, ये भी सही है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 2023 में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल किला को कब शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है रानी के बाव को कब शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है नालंदा विहार को कब शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था। धौलावीरा को कब शामिल किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, लिखने में कितना समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं पहले से लिख के लाता हूँ। चलिए बता देते हैं कि कब कब शामिल किया गया था। धौलावीरा को शामिल किया गया था 2000, ये लाल किला को 2007 में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया है। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया है। नालंदा बिहार को 2016 में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया है, और धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा भूधर। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट, इज डैश देन एक्यूरेट। इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें हो जाएगा मोर फास्टर देन एक्यूरेट। क्या हो जाएगा, मोर फास्ट, मोर फास्ट होगा, मोर फास्टर नहीं होगा, मोर फास्ट देन एक्यूरेट।
चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1992 में किया गया था एड्स नियंत्रण के लिए। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक है एच कामेरलिंग। एच कामेरलिंग जो है वो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं। अगर आपसे पूछा जाए डेमलर, डेमलर किसके आविष्कारक हैं? तो डेमलर है गैस इंजन के आविष्कारक। किसके हैं? गैस इंजन के आविष्कारक है डेमलर। आपसे पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो डीजल इंजन के आविष्कारक है रुडोल्फ। रुडोल्फ डीजल ही बोला जाता है, रुडोल्फ डीजल ही बोलिए इनको, ऐसे रुडोल्फ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि जेम्स पिकल किसके आविष्कारक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स पिकल किसके हैं? ये जो है ये है मशीन गन के। किसके हैं? मशीन गन, मशीन गन के आविष्कारक हैं जेम्स पिकल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में जो है संबोधन कारक है, हे राम, समझ रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। कह रहा है कि फॉर्मली पुट एन इंड मतलब किसी भी सिस्टम को जो है उसको समाप्त कर देना, एंड कर देना यानी समाप्त कर देना, यानी पूरा डिमोलिश कर देना, एबॉलिश कर देना, मतलब ये हो जाएगा एबॉलिश कर देना, ध्वस्त कर देना। इसका आंसर हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, यही जो है अशुद्ध है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ ये शुद्ध वाक्य होता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये शुद्ध वाक्य होगा, भारी दुख ये गलत है। निम्न में से किस खेल से संबंधित है बंकर और मैलेट? बंकर और मैलेट सब जो है ये पोलो से संबंधित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 38 सदस्य हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ है। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? रेड क्रॉस को कुल 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1972 में रेड क्रॉस को नहीं मिला है। मैथ का क्वेश्चन है, पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और इसमें 5 असफल हुए। कक्षा में कुल कितने हैं? तो देखिए शीर्ष से 16 है और नीचे से 29 है, तो 29 16 45 और एक तो कॉमन हो जा रहा था इसलिए ये एक हट जाएगा तो 44 हो गया। और फिर 6 जो है वो परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 असफल हो गया, कुल 55 स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC एक काम को 10 15 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर किया, 2600 रुपया मिला है और C का मजदूरी क्या होगा ये निकालना है। तो 10 15 20 दिन में करेगा, टोटल काम 60 हो गया। इसका क्षमता 6 4 3 के अनुसार हो जाएगा, 10 छक 15 चौक 20 तिया 60, ठीक है। टोटल 2600 रुपया मिल रहा था और टोटल क्षमता है 6 4 10 यानी 13 और निकालना है हमको C का, तो बटा 13 कर दिया और C का निकालिएगा। 13 से 200 बार में 200 तिया 600 रुपया जो है C का हिस्सा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, 13 का स्क्वायर निकालिएगा 169, 169 में से 8 8 64 घटाइएगा, आपको आ जाएगा 105। 105 को यहाँ पे फिर 5 से गुना करना है, फिर 4 जोड़ना है, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 525 हो जाएगा और 4 जोड़ेगा 529, 529 जो है 23 का वर्गमूल। चलिए नेक्स्ट, बाकी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप दाएं बाएं करके सेट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 22 33 44, तो 22 बटा 2 कीजिएगा तो आपको 11 आ जाएगा, तो 11 से 3 गुना है और 11 से 4 गुना है। उसी तरह प्रकार 18 बटा 2 कीजिएगा 9 आ जाएगा, 9 से ये 3 गुना है, 9 से ये 4 गुना है। उसी प्रकार ये किसका 3 गुना हो जाएगा? 18 का, ये 18 का 4 गुना है, तो 18 का दुगुना यहाँ पे आएगा यानी 36 यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 44 किलोमीटर यानी 44,000 किलोमीटर जा रहा है और 44,000 मीटर जा रहा है और 500 मीटर एक चक्कर में कर रहा है, मतलब 500 चक्कर लगा रहा है यानी 88 मीटर का एक चक्कर है। क्या है? 88 मीटर का एक चक्कर है उसका, तो 88 मीटर एक चक्कर है, इसका मतलब परिधि जो है उसका 88 मीटर का है। तो परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 88, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो r इसमें आ जाएगा आपका 14 मीटर। क्या आ जाएगा? 14 मीटर, ठीक है। तो आज का सेट जो है यहीं पे समाप्त होता है और 100 का 100 क्वेश्चन मैं कवर करवाया हूँ और मेरे से जितना संभव हुआ है मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा पाऊँ।
और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट जो है अभी ज़रूरी है, बहुत दिन के बाद आए हैं तो सपोर्ट तो ज़रूरी है ना। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।